हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉटर्स, बेटियों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट जो 11 अगस्त को आया है उसमें यह कहा गया है कि डॉटर्स आर गोइंग टू हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी राइट्स। उन्होंने कहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है इट इज गोइंग टू हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब ये पीछे से अप्लाई किया जाएगा। ये जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पे इन्होंने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को ये रूलिंग दी है कि डॉटर्स कैन हैव इक्वल शेयर इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी irrespective of when she was born or if her father was alive or not at the time of 2005 judgment। तो हम इस जजमेंट को, इस सेंटेंस को पूरी तरह समझेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार बेटी है तो वो हमेशा बेटी है। उन्होंने ये कहा है कि बेटा शादी के बाद बेटा नहीं रहता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है यहाँ पे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि द डॉटर विल रिमेन को पार्टनर। को पार्टनर मतलब है कि वो जिनका पेरेंटल प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर रहेगा बाय बर्थ। इसके साथ कोई कंडीशन उन्होंने नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कमेंट किया हुआ है कि हमारे देश में डॉटर्स मस्ट बी गिवन इक्वल राइट्स। उन्होंने कहा है कि बेटी हमेशा बेटी रहती है थ्रू आउट द लाइफ, नो मैटर इफ शी इज मैरिड, अनमैरिड एटसेट्रा। तो इट्स अ वेरी ग्रेट जजमेंट विच प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे। उससे पहले मैं हूं आपका फ्रेंड राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन राहुल साई 222। और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स फॉर द पास्ट 1 वीक। माय वीडियोस हैव बीन गेटिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी लव फ्रॉम यू। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर वन ऑफ द मिस्टेक्स फ्रॉम माय वीडियो। इन माय श्रीलंका वीडियो बाय मिस्टेक आई मेंशन्ड कोलंबो पोर्ट इंस्टेड ऑफ हम्बनटोटा पोर्ट। आई एम रिपीटिंग, China has leased Hambantota port from Sri Lanka for 99 years and not Colombo port। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी लाया है। स्टडी आईक्यू अपने सारे स्मार्ट कोर्सेज पे 5% डिस्काउंट दे रहा है। यू कैन सिंपली यूज द कोड India5। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड स्टडी आईक्यू ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो लेट अस फर्स्ट लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस लॉ इन इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया में वुमेन का पोजिशन अच्छा नहीं है। हम लोग सारे पढ़ते आ रहे हैं, इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि लेटर वैदिक पीरियड से स्टेटस ऑफ वुमेन हैज़ बीन कंटिन्यूसली डिग्रेडिंग। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और एंड दैट हैज़ कंटिन्यूड। वो डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू हुआ है लेटर वैदिक पीरियड से आज तक। उनको इक्वल दर्जा नहीं दिया गया और ये हम लोग देख सकते हैं इनहेरिटेंस लॉ में भी। इनहेरिटेंस का मतलब है जो आपकी पुश्तैनी विरासत होती है वो आपको मिलेगी या नहीं। इंडिया में महिलाओं को वो विरासत नहीं मिलती थी। इनफैक्ट इंडिया में जो भी विरासत के लॉस है दे आर गवर्न्ड बाय रिलीजियस बैकिंग। मतलब हिंदूज के सेपरेट लॉस है, मुसलमानों के सेपरेट लॉस है, क्रिश्चियंस के सेपरेट लॉस है। तो इंडिया में जो सक्सेशन एक्ट आया हमारे स्वतंत्रता के बाद वो था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जहां पे ये जो विरासत के लॉस है उन्होंने कोडिफाई कर दिया है। और ये लॉस अप्लाई करते हैं हिंदूज को भी, बुद्धिस्ट को भी, जैन्स को और सिख्स को भी। इसके अलावा अगर आप देखो कि मुस्लिम्स के लिए वो अपना सेपरेट पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉस शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। तो इंडिया में सिविल लॉस अलग है, क्रिमिनल लॉस अलग है। मतलब अगर कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या पारसी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो एक क्रिमिनल एक्ट करेंगे, समझ लीजिए अगर किसी ने मर्डर किया है तो उनको एक ही सजा मिलेगी। तो क्रिमिनल लॉस आर कॉमन, बट व्हेन इट कम्स टू सिविल लॉस, जैसे कि शादी से रिलेटेड लॉस, डिवोर्स से रिलेटेड लॉस, विरासत से रिलेटेड लॉस, अडॉप्शन से रिलेटेड लॉस, ये सब लॉस अलग है हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। तो हम लोग आज हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके रिलेटेड अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये इनहेरिटेंस या विरासत कैसे मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि आपकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपके पिता की जो प्रॉपर्टी है, उनके जो टाइटल है, डीड्स है, उनके जो भी कर्जे हैं एटसेट्रा, सारी चीज़ें ट्रांसफर हो जाती हैं अगली प्रोजनी को या अगले एयर्स को, जो उनके आगे वाले सक्सेसर्स हैं उनकी डेथ के बाद। तो जो सक्सेशन होता है, जो विरासत होती है, वो दो तरह से होती है, दो तरह से ट्रांसफर होती है। पहला तो है कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन मतलब सिंपल
जो विल के हिसाब से होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी विल लिख के गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है जो मैंने कमाई वो फलाना इस बंदे को जाएगी या इस बंदी को जाएगी, मेरे बेटे को, मेरे बेटी को, या किसी रिश्तेदार को या किसी ट्रस्ट को भी जा सकती है, अगर उन्होंने विल लिखा हुआ है तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन सक्सेशन के कॉन्सेप्ट लॉस से तब आते हैं जब इंटेस्टेट सक्सेशन होता है। इंटेस्टेट सक्सेशन का मतलब है कोई व्यक्ति मर जाता है अपनी विल बिना बनाए, तो इट इज फॉर अनविल्ड सक्सेशन। सो लेट अस लुक एट व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर अनविल्ड सक्सेशन इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट नाउ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में क्या कहा गया। और यहां पे जो डिस्कशन है वो जनरल डिस्कशन नहीं है। मैं अभी बता देना चाहता हूं कि दिस डिस्कशन इज फ्रॉम द एंगल ऑफ वुमेन विच इज रिलेटेड टू द रीसेंट जजमेंट। अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट महिलाओं को ओनरशिप का राइट दिया गया 1956 में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरातन कालों से ये चलता आ रहा था कि महिलाओं को कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट नहीं था, लेकिन 1956 में एक लॉ लाया गया जिसके तहत महिलाओं को ओनरशिप के राइट दिए गए, लेकिन सिर्फ उस प्रॉपर्टी पे जिसको उनके पिता ने एक्वायर किया है। याद रखिएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं था 1956 एक्ट के तहत। इंडिया में ये क्यों हुआ? जैसे कि मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत सालों से चलता आ रहा है। जैसे हमने स्वतंत्रता पाई, हमने संविधान बनाया, तो संविधान जब बन रहा था तो काफ़ी सारे डिस्कशन चल रहे थे। वहाँ पे ये भी डिस्कशन चल रहा था कि महिलाओं को इक्वल दर्जा दिया जाए इन टर्म्स ऑफ विरासत ऑल्सो। लेकिन बहुत सारे ट्रेडिशनल थिंकर्स भी थे जिन्होंने कहा कि हमें हमारा हिंदू लॉ फॉलो करना चाहिए। तो हिंदू लॉ इज बेस्ड ऑन द मिताक्षरा लॉ। ये मिताक्षरा जो है इट इज़ अ सिंपल लीगल कमेंट्री विच इज ऑन दी यज्ञवल्क्य स्मृति, जिसको कहा जाता है कि लिखा गया है विज्ञानेश्वर ने। ये लीगल कमेंट्री लिखी है, दैट इज मिताक्षरा बाय विज्ञानेश्वर। तो ये मिताक्षरा लॉ के अनुसार ये होता है कि जो फादर की प्रॉपर्टी होती है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो उन्हें अपने बाप दादाओं से मिली हुई है, और एक होती है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो उन्होंने खुद कमाई हुई है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में एक कॉम्प्रोमाइज लाया गया, मिताक्षरा लॉ को भी लाया गया और साथ ही साथ कुछ लिबरल आइडियाज को भी लाए गए। मतलब उन्होंने कहा कि महिलाओं को विरासत के राइट्स देने चाहिए, लेकिन वो मिताक्षरा लॉ के तहत होने चाहिए। तो 1956 लॉ ये कहता था कि बेटियों को विरासत में राइट्स हैं, लेकिन ओनली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे है, जो उनके पिता ने एक्वायर किया है, उनके पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे नहीं है। लेकिन ये प्रावधान बदला गया 2005 में। एक अमेंडमेंट लाया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में जहां पे ये प्रावधान बदला गया, जिसमें ये कहा गया कि एवरी डॉटर will have equal share in parental property whether it is acquired or ancestral, it does not matter। तो इन्होंने ये क्या किया कि मिताक्षरा लॉ को बदल दिया। मिताक्षरा लॉ में जो को पार्सनरी प्रॉपर्टी था, मतलब जो बेटी थी उनको सिर्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में राइट था, अभी वो कंप्लीटली बदला गया। 2005 के प्रावधान ने को पार्सनरी प्रॉपर्टी के रूल्स बदले, जिसमें डॉटर को भी एक को पार्सनरी पार्टी बना दिया, जिसका मतलब है कि उनके बाय बर्थ से ही वो इक्वल राइट पाएंगी, वेरी सिमिलर टू द सन्स। मतलब अभी से बेटियों को भी अधिकार होगा कि अपने पिता के प्रॉपर्टी में, अगर वो अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, उसके अंदर पूरा राइट रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो तो बेटी को कंप्लीट शेयर मिलता है बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ। लेकिन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट पे जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2008 में कि हिंदू सक्सेशन एक्ट इज एब्सोल्युटली लीगल फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो प्रावधान अभी से बदले हैं दोज विल बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जिस तारीख पे सितंबर 9, 2005 पे जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उस तारीख के आगे से ये अप्लाई होगा। मतलब अगर सितंबर 9, 2005 तक पिता जिंदा थे तभी उस बेटी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो करंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का उसने बहुत ही सिंपल कर दिया, उसने एक प्लेन पैरामीटर अप्लाई कर दिया है। करंट जजमेंट ये कहता है कि ये जो आपने कंडीशन लगाई थी 2005 तक पिता को जिंदा रहना चाहिए तभी डॉटर को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलेगा, ये कंप्लीटली एब्सर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एवरी डॉटर विल हैव इक्वल इनहेरिटेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, वेदर
शी वॉज बॉर्न बिफोर सम डेट और वेदर फादर वॉज अलाइव बिफोर सम डेट, ये सब अप्लाई नहीं करता है। अगर वो बेटी है, बेटी को कंप्लीट राइट है बाय बर्थ, एंसेस्ट्रल एज वेल एज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जजमेंट है अभी वाला, जो अगस्त 11 2020 वाला, दिस इज गोइंग टू अप्लाई विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी मामले पहले से पेंडिंग है उन्हें 6 महीनों के भीतर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। सो दिस इज द करंट जजमेंट। इट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी अगेन, जहां पे अभी बेटा और बेटी समान है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑल्सो। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ अप्लाई होता है अनविल्ड प्रॉपर्टी में। अनविल्ड मतलब अगर पिता ने कोई वसीयत नहीं बनाई है तभी ये अप्लाई होता है। अगर पिता ने लीगली वसीयत बनाई है अपने होशो हवास में तो दैट वसीयत वुड बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब पिता जिसको चाहिए उसको अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो ये सब प्रावधान उस लिए है जब अनविल्ड प्रॉपर्टी हो और द डेथ हैज अकर्ड विदाउट एनी डिक्लेरेशन और विदाउट एनी टेस्टामेंट। तो चलिए मैं आपको इसको और भी सिंप्लीफाई करके बताता हूँ एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। मैं आशा करता हूँ कि इसके साथ आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इमेजिन कीजिएगा एक फैमिली है जिसमें एक फैमिली ऑफ 4 है, जहाँ पे एक बेटी है एक बेटा है। और इमेजिन कीजिएगा कि पिता की डेथ हो गई है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रावधान जो 1956 में है उसके तहत क्या होता था और 2005 और अभी 2020 के बारे में बात करेंगे। तो 1956 में अगर पिता की डेथ हो गई और पिता ने विल नहीं लिखी हुई है तो इमेजिन कीजिए कि पिता के पास प्रॉपर्टी है, 50,000 रुपये एंसेस्ट्रल है जो उनको, उनकी पुश्तैनी जो उनको मिला हुआ है, और 50,000 उन्होंने जो कमाई हुई। तो 1965 के तहत ये होता था कि एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो मदर है उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलेगा, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलेगा। जो सन है उनको एंसेस्ट्रल में भी मिलेगा, एक्वायर्ड में भी मिलेगा। मतलब मदर वुड गेट 41,000 रुपीज़, सन वुड गेट 41,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपए में से। लेकिन बेटी को कितना मिल रहा था 1956 में? केवल 16,000। लेकिन 2005 में जो हम लोगों ने अमेंडमेंट लाया उसके तहत अगर फादर की सेम प्रॉपर्टी है, फादर की डेथ हो गई है, विल नहीं लिखी है और सेम प्रॉपर्टी है, 50,000 एंसेस्ट्रल और 50,000 एक्वायर्ड, तो इसमें इक्वल शेयर मिलेगा सभी को। मतलब 33,000 रुपीज ईच टू मदर, टू सन, टू डॉटर। और 2005 के अमेंडमेंट में एक कंडीशन डाली गई थी कि प्रोवाइडेड इफ द फादर इज अलाइव एज ऑन September 9, 2005। और अभी का जो जजमेंट है इसको कंप्लीटली स्क्रैप कर देता है। तो यू कैन इमेजिन दिस टू बी 2020 जजमेंट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशंस। दैट मीन्स कंप्लीट इक्वालिटी बिटवीन सन एंड डॉटर। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। मैं आशा करता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको इनहेरिटेंस लॉस विद रिस्पेक्ट टू डॉटर्स आर क्लियर। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।